बैड एंड डाउटफुल डेट की रिवीजन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इजी एरिया है। इसमें 2 या 3 एंट्रीज हैं जो कि आपने करनी है। सिर्फ ये है कि जब डाटा ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, जब डाटा डिफरेंट तरीके से आपको दिया जाता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ वर्किंग्स करनी होती हैं, कुछ परसेंटेजेस होती हैं, जब डिफरेंट टाइप का डाटा आपको मिलता है तो शायद उसमें स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप के डाटा में नॉर्मली इसका स्टैंड अलोन सवाल कम आता है। ठीक है जी, और रीसेंट अटेम्प्ट्स में मैंने देखा है कि एग्जामिनर ने इसके स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी बना के पूछे हैं, यानी कि पूरा एक सवाल बैड एंड डाउटफुल डेट का ही पूछा है। लेकिन एक चीज मस्ट है और वो ये है कि फाइनल अकाउंट में इसकी 2 या 3 नंबर की एडजस्टमेंट जरूर आएगी। ठीक है जी, तो फाइनल अकाउंट के सवाल में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी आने चाहिए। कॉन्सेप्ट वाइज ये इतना मुश्किल एरिया नहीं है। आज हम सबसे पहले बैड एंड डाउटफुल डेट्स करेंगे, देन वी विल डिस्कस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोगों ने इनिशियली 2 सेशंस प्लान किए हुए हैं जिसमें हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखेंगे। इसके 3-4 सवाल भी करेंगे। कुछ सवाल मैं आपको वहां पे अपलोड भी कर दूंगा, जो हमारा क्रैश कोर्स है नियर पियर पे जो अवेलेबल है, तो उसकी भी इंशाल्लाह हम काफी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उसमें भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो जनाब बैड एंड डाउटफुल डेट के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आईकैप के पास पेपर्स जो कि अभी रिसेंट अटेम्प्ट्स में आए हैं, ऑटम 2018 में क्वेश्चन 7A आया, आटम एंड इंटरप्राइजेस का 7 नंबर के मार्क्स है। इसकी परफॉर्मेंसेस में नहीं लिख सका, लेकिन इस एरिया में नॉर्मली बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतना बुरा परफॉर्म नहीं करते। ऑटम 17 क्वेश्चन 8 GNS। ठीक है जी, ऑटम 16, ऑटम 15। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हर ऑटम में ये सवाल आता है तो अपने आप को जरा थोड़ा सा हिलाएं और कहें कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत बुरे ख्यालात हैं। हमेशा आईकैप के अंदर हर सवाल की इंपॉर्टेंस होती है। आप ये ना सोचें कि अच्छा अभी तो आगे स्प्रिंग अटेम्प्ट आ रही है तो फिर इस सवाल को मैं तैयार नहीं करता, तो क्योंकि ये ऑटम अटेम्प्ट में नॉर्मली एग्जामिनर पूछता है। दिस इज नॉट ट्रू। ये आईकैप ने कोई वादा नहीं किया है आपसे कि मैं हर दफा ऑटम की अटेम्प्ट में ही सवाल पूछूंगा, वो स्प्रिंग की अटेम्प्ट में भी सवाल पूछ सकता है। 8 नंबर का, 10 नंबर का, आप देखें ये जो सवाल था ये 12-12 नंबर के सवाल आए हुए थे। तो ये एरिया जो है ये इजी एरिया है, तो इसको जाया करने की, इसमें से मार्क्स जाया करने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 चीजें जनाब। सबसे पहली बात बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स ऐसे डेट्स होते हैं जो अब आपके रिसीवेबल नहीं रहे, वो किसी भी वजह से आपने वो पैसे लेने थे, अब वो आपको नहीं मिलेंगे। कुछ इसकी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि बैड डेट्स में डेट्स का क्या मतलब है। डेट्स का मतलब ये है कि आपने किसी बंदे को गुड्स सेल की, ठीक है जी, आपने उसकी एंट्री की रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो आपके पास वो चीज जो है वो अब रिसीवेबल्स में है, उस बंदे से आपने उतने पैसे लेने हैं, लेकिन ऐसे हुआ कि वो बंदा किसी भी वजह से आपको वो पैसे नहीं दे सकता अब। ठीक है जी, उसको डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन अब अगर वो हमें पैसे नहीं देगा तो हम कहेंगे कि ये जो रिसीवेबल है विच वॉज आवर एसेट, ये अब हमारा एसेट नहीं रहा, तो इसको इस एसेट को खत्म करना पड़ेगा। इसको कैसे खत्म करेंगे? डेफिनेटली हमारी बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा खत्म करने के लिए। तो हम उसको बैड डेट टू डेबिट, बैड डेट टू डेटर्स या बैड डेट टू रिसीवेबल्स जो है वो उसकी एंट्री कर देंगे। तो होगा ये कि ये जो रिसीवेबल्स थे जो हमने खड़े किए हुए थे, इनको हमने क्रेडिट कर दिया, अब ये हमारे रिसीवेबल्स नहीं है, ये हमारे बैड डेट्स हो चुके हैं, और बैड डेट्स इज योर एक्सपेंस। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब कोई डेट रिसीवेबल नहीं रहता तो हम उसको फिर अपना खर्चा बना लेते हैं। ठीक है, तो वो जो बातें हैं वो ये हैं कि कौन कौन से सिनेरियोज हैं, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनमें वाकई ही पैसे आपको नहीं मिलेंगे कस्टमर से। ठीक है जी, एग्जांपल्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस आर कि कस्टमर जो है वो फौत हो गया। ठीक है जी, डेथ ऑफ कस्टमर। एक कस्टमर को आपने चीजें दी, वो फौत हो गए, आपने उन्हें फोन किया, आपने कहा जी वो बशीर साहब किधर है जी, मैंने उनसे पैसे लेने थे। उनके घर वालों ने कहा जी वो तो 2 साल हो गए हैं फौत हो गए, 2 साल नहीं मतलब 2 महीने हो गए फौत हो गए, तो आप तो अगर उनसे पैसे मांगेंगे तो ये एक अनएथिकल सी बात लगेगी कि घर वाले वैसे ही परेशान है। ठीक है जी, लेकिन हमारे मुल्क में ये रूल है कि जब भी किसी बंदे की डेथ होती है तो उसके जो एसेट्स हैं, उसकी जो मलकियत में जो चीजें हैं, उसकी गाड़ी है, उसका प्लॉट है, उसकी बिल्डिंग है, इस्लाम के अंदर भी ऐसे ही रूल्स हैं, उन तमाम एसेट्स की वैल्यू में से उसके पेएबल्स जो उसने लोगों के देने हैं वो वापस कर दिए जाते हैं, और फिर जो बच जाता है वो वरासत के असूलों के मुताबिक उनके वरसा में डिवाइड कर दिया जाता है। बट द थिंग इज कि जो उसके पास एसेट्स बचे वो भी ऐसे थे कि वो इसके बंदे को पेमेंट नहीं कर सकते थे, वो बिल्कुल खाली जेब होके मरा।
ठीक है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप अपने पैसे जो है ना वो पे नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान के अंदर ये रूल है कि जनाब व्हेन समवन डाइज तो उसके एसेट्स जो हैं उनको उसकी लायबिलिटीज को पे करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन अगर उनके एसेट्स पूरे नहीं है तो उसके घर वालों को तंग नहीं किया जा सकता कि भाई तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारा रिश्तेदार था, तुम्हारा बाप था, फौत हो गया, अब तुम इसकी लायबिलिटी पे करो। ठीक है जी। तो इस केस में लॉ ये कहता है कि भाई इफ ए कस्टमर डाइज देन एंड द एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेट, तो जिस बंदे के पैसे देने थे अब उसको कुछ नहीं मिलेगा। एक और चीज हो सकती है विच हैपन्स मोर ऑफन इन इंडस्ट्री। नॉर्मली ये चीज सबसे ज्यादा होती है बिजनेस के अंदर कि डिस्प्यूट विद कस्टमर है। आपने कस्टमर को चीजें भिजवाई, आपने उसको सेल्स की हुई थी, उसने कहा भाई, आपने कहा पैसे दो, उसने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो मुझे चीजें नहीं भिजवाई है तो साबित करें। और आपने देखा कि आप तो उसको साबित नहीं कर सकते, वाकई यू डू नॉट हैव एनी एविडेंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। किसी भी वजह से, किसी भी डॉक्यूमेंट के इशू की वजह से आपने उस बंदे से रिसीवेबल खड़ा किया हुआ था, लेकिन उसने कहा ये मैं आपका देनदार नहीं हूं, अगर हूं तो साबित करें, और आप उसे साबित नहीं कर सके। ठीक है जी। डिसऑनेस्टी ऑफ द कस्टमर, ये भी ऑलमोस्ट यही बात है कि कस्टमर ने चीजें ले ली, फर्ज करें कस्टमर ने चीजें ले ली 4000 की और आपको वो कहता है भाई मैंने आपके 3000 पे देने। ठीक है, दिस इज द डिसऑनेस्टी वेयर ही हैज obtained goods on credit with no intention to pay। चीजें लेके भाग गया, कस्टमर आपसे आया, पैसे चीजें ली और भाग गया। दिस कैन बी अनदर वे कि जिसमें आपको पता है कि यार अब ये पैसे नहीं मिलने हैं। द बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। अच्छा, ये थोड़ी सी मतलब टेक्निकल टर्म होती है। कैफ 3 बिजनेस लॉ में आप लोग इन दोनों चीजों के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज दे देता हूं कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी ये दोनों टर्म्स, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। कुछ चीजों के लिए बैंकरप्ट का वर्ड यूज किया जाता है, कुछ चीजों के लिए इंसॉल्वेंसी का वर्ड यूज किया जाता है, उसमें नहीं जाते। ये होता है कि व्हेन समवन इज नॉट एबल टू पे इट्स डेट। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या सिचुएशन होती है? देखिए, आपने एक बंदे से पैसे लेने थे, उसका नाम था मिस्टर ए। मिस्टर ए ने बहुत सारे लोगों के पैसे देने थे, आपके भी देने थे, लेकिन हुआ यह कि मिस्टर ए का बिजनेस बंद हो गया। ठीक है, वो जो चीज बना के बेचते थे या वो जो चीज देते थे वो आउट ऑफ फैशन हो गई, बिजनेस उनका बंद हो गया, या किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम जो है ना वो आ गई। अब वो बंदा जो है ना वो क्या करेगा? वो अपना बिजनेस बंद करेगा। बिजनेस बंद करने के लिए वो क्या करेगा? अपने तमाम एसेट्स बेचेगा। ठीक है जी। अब वो एसेट्स बेच के उसके पास पैसे इतने आ गए कि वो अपनी लायबिलिटीज पे करना शुरू हो गया, लेकिन वो हर बंदे के तमाम पैसे दे नहीं सका, तो उसके एसेट्स कम थे और उसकी लायबिलिटीज या उसने जो पे करने थे वो ज्यादा था। ठीक है जी। फर्ज करें उसने तमाम हर चीज बेच दी, अपनी गाड़ी भी बेच दी, अपना घर भी बेच दिया, फिर भी उसके पास जो पैसे इकट्ठे हुए वो थे 20 मिलियन और उसने पे करने थे 25 मिलियन। तो जनाब ये जो 20 मिलियन उसने पे करने थे, ये जो 25 मिलियन उसने पे करने थे, वो तो पे कर देगा सब लोगों को, लेकिन फर्ज करें कि 5 मिलियन आपके वाले रह गए, बाकी सब लोगों को पे कर दिया, आपके वाले 5 मिलियन रह गए। तो जनाब आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे जनाब ये पैसे मेरे नहीं दे रहा। वो कहेंगे भाई इस बंदे के पास है ही नहीं, कहां से लें, अब इसका गुर्दा तो नहीं बेच सकते। क्या ख्याल है? ठीक है। तो गवर्नमेंट या जो कोर्ट है, जो लॉ है पाकिस्तान का, वो इस तरह के बंदे को जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, जिसने अपनी पूरी कोशिश की कि अपनी तमाम लायबिलिटीज को पे करे, लेकिन फिर भी वो कुछ पैसे पे नहीं कर सका, इस तरह के बंदे को कोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो कहता है यार इस बंदे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब क्यों? क्योंकि इसने जितना जो कुछ था इसके पास इसने बेच दिया, अब ये बिल्कुल गरीब हो गया, कोई थोड़े बहुत इसके पास पैसे रह गए हैं, जिंदा रहने के लिए उतने पैसे चाहिए होते हैं वो उसके पास है, अब इससे कोई बंदा पैसे नहीं ले सकता। ही इज बैंकरप्ट, ही इज इंसॉल्वेंट एंड ही कैन नॉट पे योर डेट, राइट। सो ये वो 3-4 सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें कि आपके जो डेट्स हैं जो आपने किसी से रिसीव करने हैं वो रिसीव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब करना क्या होगा? क्योंकि जो आपके बैड डेट्स हुए हैं वो आपका एक्सपेंस है, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द ईयर इन विच बैड डेट्स हैपन। ठीक है जी। आपने रिसीवेबल खड़ा किया हुआ था, रिसीवेबल टू सेल्स एंट्री की हुई थी, लेकिन ये रिसीवेबल अब आप रिसीव नहीं कर सकेंगे, तो इस रिसीवेबल को खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने के लिए आप रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे और बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे इन द ईयर इन विच आपको पता चला है कि यार ये पैसे अब नहीं रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, प्रूडेंस
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, और अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद कराता चलूं कि चैप्टर 1, 2 और 3 इन तीनों की ये थ्योरेटिकल एरियाज हैं। इनकी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके कोर्स में रख दी हुई है और वो फ्री रखी हुई है, और मैंने आप लोगों को कहा था कि डेली बेसिस पे एक वीडियो आपने देखनी है। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोग डेली बेसिस पे एक वीडियो की देख रहे होंगे। 15 से 20 मिनट की वो वीडियोज हैं, एक एक वीडियो आपने डेली देखनी है, उसमें थ्योरेटिकल एरियाज में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वहां पे हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को भी बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके एसेट्स और इनकम जो हैं वो ओवरस्टेटेड नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। एंड योर जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस जो हैं वो अंडरस्टेटेड नहीं होने चाहिए, यानी कि हम लोग ऐसे ना करें कि हम लोग अपने एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा एसेट्स होते हैं या जितनी ज्यादा इनकम होती है, कंपनी उतनी अच्छी पोजीशन में नजर आती है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई इसको आपने बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना, अदरवाइज ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो निगेट कर देगी। तो ये जो एक आपका एसेट था इसको आपने ओवरस्टेट कर देंगे अगर आप इसको ये इस तरह से बैड डेट्स के तौर पे शो नहीं करवाएंगे। सिमिलरली अगर आपने एक बैड डेट्स हो गई है और बैड डेट की एंट्री नहीं की तो आपके एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो जाएंगे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसकी एंट्री पोस्ट करनी चाहिए। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट, के जिस साल आपका एक्सपेंस होता है उसी साल आपने उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो जनाब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम लोगों के पास जो बैड डेट की एंट्री आती है, दैट इज बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड रिसीवेबल्स या डेटर्स ये क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अब ये आपसे रिसीव नहीं। ठीक है जनाब, तो ये एक एक्सपेंस के तौर पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर सिचुएशन ऐसे अराइज हो जाए कि बंदे से हम पैसे नहीं ले सकते। बट कभी कभार ऐसे भी होता है कि उस बंदे के दिन फिरते हैं और वो आपको कहता है कि जनाब ये देखिए मैंने आपसे एक दफा जो है ना वो चीजें ली थी, इन सब्सिक्वेंट ईयर्स आपके पास वो आता है 3 साल के बाद 4 साल के बाद, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां जगह मजदूरी की, फलां मेहनत की, फलां चीज बेची और इस तरह से कर करा के अब मेरा बिजनेस दोबारा सेट हो गया है, तो ये जनाब अपने पकड़े पैसे। ठीक है जी, इसका ये मतलब है कि जनाब आपको वो बैड डेट्स रिकवर हो गए हैं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड जो होते हैं ये आपकी किस्मत खुशकिस्मती होती है, और जब आपको बैड डेट्स रिकवर हो जाएं तो आप उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से करेंगे। गौर कर लीजिए, कैश या बैंक जो आपको रिसीव हुआ है वो डेबिट हो जाएगा और बैड डेट एक्सपेंस बैड डेट इनकम के नाम से एक नया अकाउंट बनेगा बैड डेट रिकवर्ड के नाम से, उसको आप ठीक है जी क्रेडिट कर देंगे। तो बैड डेट रिकवर्ड ये एक ऐसा अकाउंट है जो आपकी अदर इनकम्स में जाएगा। दिस इज योर अदर इनकम, राइट। सो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट बैड डेट्स। हम एक और चीज की तरफ चलते हैं। बैड डेट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जनाब। मिस्टर आसिम हैज स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2020 फॉलोइंग रेट्स ऑफ डिटेल ऑफ द समरी फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020 इज अवेलेबल। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, तमाम क्रेडिट की सेल्स हैं जनाब 250,000 की। कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स 120,000 का कैश रिसीव हो गया। ओपनिंग डेटर्स कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। और इसके बाद आगे चलते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स 50,000 के उनसे चेक भी मिल गए हैं, और सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स 30,000 की। There has been a dispute with the customer about the delivery of some goods. He says that the goods sent to him during the year worth rupees 10,000 was not received by him and hence he is not bound to pay for such goods. ले जनाब, कस्टमर के साथ एक डिस्प्यूट आ गया कि भाई ये पैसे तो मैं नहीं दूंगा। Upon investigation you have found that you do not have any evidence of that sales. आपके पास भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। Hence the amount is bad debt. तो आपने जो रिसीवेबल्स उनसे लेने हैं उसमें से 10,000 ऐसे हैं जो कि आपने रिसीव नहीं करने। Amounts aggregating rupees 15,000 due from general customers are not receivable and have to be written off. ठीक है जी, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या बनाना है। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाना है। आपको पता है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें तमाम एंट्रीज कंट्रोल डेटर्स की आ रही होती हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस है नील, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। जो उसने सेल्स की है वो हमारे पास डेबिट साइड पे आ रही होती है। रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 250,000 की। कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, कैश रिसीव कैश डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। तो कैश जो रिसीव होगा 120,000 और बैंक भी आपने रिसीव किया है 50,000। सेल्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, देखें सेल्स रिटर्न जो होती है वो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है सेल्स रिटर्न से 30,000 से। तो जनाब
ये दो बैड डेट्स हैं। पहली चीज उसने ये कहा कि आपने जो सेल्स की थी 2,50,000 की, उसमें 10,000 की सेल्स ऐसी थी जो कि अब आप नहीं रिसीव कर सकेंगे, तो आपने 10,000 की बैड डेट टू डेटर्स एंट्री करनी होगी। बैड डेट टू डेटर्स, दिस इज योर बैड डेट। बैड डेट कितना हुआ जी? 10,000 का। सिमिलरली उसने ये भी कहा कि 15,000 रुपए के कुछ और भी हैं, तो 10,000 और 15,000 हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो टोटल एंट्री बनेगी वो बनेगी 25,000 से 25,000 की हम लोग एंट्री करेंगे। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, तो हम यहाँ पे बैड डेट के नाम से एंट्री डालेंगे 25,000 की, और फिर उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स निकलेंगे जो भी हम लोग इसको सम करके निकाल रहे होंगे। ठीक है जी। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास बैड डेट्स हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब बैड डेट्स होते हैं वो डेटर को क्रेडिट कर देते हैं, और जब बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो उसका डेटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो बैड डेट्स हैं ये आप कहां पे शो कराएंगे? फर्स्ट करें कि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें आप सेल्स लिखेंगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास बच जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर रहे होंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक है जनाब। और सेलिंग एंड एडमिन के बाद आप उसमें ऐड करते होते हैं अदर इनकम्स। तो अदर इनकम्स के अंदर ये वाली इनकम आपने ऐड करनी है विच इज बैड डेट रिकवर्ड, राइट। ठीक है जनाब। और इसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स माइनस होता है। ठीक है। बहरहाल हम लोगों ने बैड डेट एक्सपेंस की एक एग्जांपल भी देख ली। हम लोग आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने बैड डेट्स के बारे में बात की कि वी आर श्योर कि जनाब बैड डेट्स हमारे हो जाएंगे, अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे। बट द थिंग इज कि देखिए सिचुएशंस कभी कभार ऐसी भी होती हैं कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बुरी होती चली जाती हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं और आपको लग रहा है कि यार ये फाइनेंशियल इश्यूज में आना शुरू हो गया है, फाइनेंशियल क्रंच आना शुरू हो गया है, इसको कैश फ्लोज के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं, इसकी फैक्ट्री में आग लगी है रिसेंटली, इसको इसके स्टाफ ने जो है ना वो इसको निकाल दिया है, इनमें से कौन बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा छोड़ के चला गया है। तो इस तरह की तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो कि इशारा करती हैं कि बिजनेस जो है वो अब बुरी सिचुएशन की तरफ जा रहा है। हमारा कस्टमर बुरी सिचुएशन में जा रहा है, इससे हमें दो नुकसानात हैं। ठीक है जी। एक नुकसान तो यह है कि हमारा एक कस्टमर कम हो जाएगा, हमारा एक कस्टमर कम हो जाएगा अगर वो बंद होगी मशीनरी या उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। कस्टमर कम होने का मतलब यह है कि हमारी सेल्स कम हो जाएगी। तो एक फ्यूचर के बिजनेस प्रोस्पेक्ट से हमारा कस्टमर्स के अंदर इंटरेस्ट जरूर होता है। ये बात हम लोगों ने स्टेक होल्डर एनालिसिस के अंदर भी की कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में ये होता है कि वो बिजनेस चलता रहे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज उसमें यह होगी कि उससे जो हमने रिसीवेबल्स लेने हैं वो हमें रिसीव नहीं हो पाएंगे। तो हमारी आहिस्ता आहिस्ता उस बिजनेस के ऊपर सस्पिशन जो है ना वो शुरू हो रही है। हम लोग सस्पेक्ट करते जा रहे हैं कि ये बिजनेस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम में जाता चला जा रहा है। हम कुछ हाथ पांव मारना शुरू करते हैं इससे पैसे रिकवर करने के लिए। इसके पास जाते हैं, इसे कहते हैं यार वो फलाने पैसे तो दे दो। वो कहता है यार देखो 20 वक्त मसला चल रहा है तो मैं देता हूं पैसे, सारी जिंदगी आपको ही दिए हैं पैसे, आपसे ही चीजें परचेज की हैं, हम तो जो कुछ कमाते हैं उसमें से कितना सारा कुछ आपको ही दे देते हैं। ऐसे ही होता है ना, कस्टमर से आप जो भी सेल्स करके पैसे कमाते हैं उनमें से बहुत सारी तो उस चीज की कॉस्ट होती है जो आपने परचेज की होती है। एक मशीनरी परचेज करके अगर आप सेल कर रहे हैं, आपने 10 लाख की परचेज की, 10,50,000 की बेची, 10,50,000 आपके पास आया तो सही, लेकिन उसमें से 10 लाख आपने तो उसको दे दिया जिससे आपने चीजें ली थी। सो द थिंग इज कि वो आपको कहते हैं यार आपको ही देते हैं, थोड़ा सब्र कर लें। अच्छा, सस्पिशन जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। अब आपको लग रहा है कि ये पैसे जो है ना वो रिसीवेबल नहीं रहेंगे, बट आपको स्टिल होप है। ठीक है। तो जैसे जैसे सस्पिशन इंक्रीज होती चली जाती है आपको भी परेशान होना चाहिए कि यार ये पैसे तो हो सकता है ना मिले, लेकिन जो आपके पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि यार थोड़ा सा जरा ख्याल कर ले, अगर रिसीवेबल्स हैं तो जब तक वो आपको नहीं लग रहा कि वो मुकम्मल तौर पे जाया हो गए हैं उस वक्त तक आप उसको बैड डेट की एंट्री ना करें। हाँ, आप ऐसे करें कि लोगों को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं उनको ये जरूर बता दें कि यार ये कुछ पैसे हैं जो हमने किसी बंदे से लेने हैं और हमें लग रहा है कि ये नहीं मिलेंगे। ठीक है। इस तरह की भी कोई बात नहीं हुई है, वो कोशिश कर रहा है कि उसका बिजनेस चल जाए, वो हमें पैसे देने के लिए तैयार भी है, उसने ये नहीं कहा कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे और हमें लग भी रहा है, बट हमें फिर भी थोड़ी बहुत सस्पिशन जरूर है। ठीक है। तो व्हेन वी सस्पेक्ट
के बैड डेट होने वाले हैं, तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, हम उसको बैड डेट में एंट्री नहीं करेंगे। गौर से सुनिएगा इस बात को, हम उसकी प्रोविजन बना लेंगे। तो प्रोविजन भी एक एक्सपेंस ही होता है, लेकिन ये एक अंदाजा है, ठीक है। प्रोविजन जो है ये एक नेगेटिव एसेट के तौर पे हम इसे कह सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक एन नेगेटिव एसेट, कि जनाब एक एसेट के अंदर से हम लोग जो है ना वो कुछ चीजें अलग से शो करवा रहे हैं। क्योंकि डेटर्स जो होते हैं, जो डेट्स होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। गुड डेट्स, वो डेट्स जो कि आपको रिसीवेबल हैं, जो आपने प्रॉपर रिसीव कर लेने हैं, जिनके बारे में आपको कोई शक नहीं है, इस तरह के डेट्स जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। फिर कुछ बैड डेट्स होते हैं, ऐसे डेट्स को हम लोग एक्सपेंस आउट करते हैं, पिछली स्लाइड में और पिछली एग्जांपल में हमने देखा। फिर कुछ डाउटफुल डेट्स होते हैं, ऐसे डेट्स की हमें प्रोविजन क्रिएट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये डेट्स जो है ये अब रिसीव नहीं होंगे, रिसीवेबल नहीं है, हमारी सस्पिशन इसके ऊपर इंक्रीज होती चली जा रही है। सो द कॉन्सेप्ट जो कि यहां पे अप्लाई हो रहा है वो ये है कि हम जब श्योर हो जाते हैं कि ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे, तो हम इनको बैड डेट्स कंसीडर करते हैं। लेकिन व्हेन वी आर सस्पेक्टिंग, तो फिर हम इसको डाउटफुल डेट कंसीडर करते हैं और इसको फिर प्रोविजन के तौर पे शो करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो प्रोविजंस होती हैं ये इसलिए बनाई जाती हैं, प्रोविजन का इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट में ये एक्सपेंसेस में जाता है, आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर कैसे जाता है अभी बताता हूं। लेकिन ये चीज समझना जरूरी है कि इन दोनों में जो फर्क है वो इस चीज का है कि ये चीज श्योर है, आप श्योर हैं या नहीं है, ठीक है जी। अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आप इसको किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले आप प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करते हैं। नॉर्मली ये वो कॉन्सेप्ट्स है जिनमें आप लोग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट खुद करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक अकाउंट बनाते हैं, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में भी देखा कि डेटर्स कंट्रोल अकाउंट था, ओपनिंग डाला, ट्रांजैक्शंस डाली, तो आपके पास क्लोजिंग एज ए बैलेंसिंग फिगर आया, ठीक है जी। तो यहां पे इस अकाउंट में ऐसे नहीं होगा। प्रोविजन का जो अकाउंट होगा इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आप खुद कैलकुलेट किया करेंगे, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस होगा वो एक्सपेंस अकाउंट में जाया करेगा। तो जिस चीज का डिफरेंस वगैरह एक्सपेंस अकाउंट में जाता है, हम ये कह सकते हैं कि दैट इज एक्चुअली ए क्रेडिट अकाउंट, ठीक है जी। इसका ओपनिंग बैलेंस इस साइड पे क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस आप खुद फाइंड आउट करेंगे, और ओपनिंग और क्लोजिंग का जो भी डिफरेंस होगा वो आपने बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है जी। एनी डिफरेंस इन ओपनिंग और क्लोजिंग विल बी ट्रांसफर टू बैड डेट, ठीक है जी। कैसे, हम लोग अभी उसकी एक एग्जांपल करेंगे, फिर आपको इस चीज की समझ आएगी, ठीक है। लेकिन ये देख लीजिए दो स्टेप्स हैं। ये जो प्रोविजन का अकाउंट है ये वन ऑफ दोज अकाउंट्स है जो कि आपके एस्टिमेट्स के ऊपर जिनका ताल्लुक है, जो एस्टिमेट्स की बेस के ऊपर बन रहे होते हैं, और जो आप एस्टिमेट्स करते हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग एस्टिमेट आप निकाल लेते हैं। फिर जो भी उसमें मूवमेंट होती है वो आपने बैड एंड डाउटफुल डेट को पोस्ट करनी है, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके कुछ क्वेश्चंस, तो हमें इससे बैड डेट के जो है ना वो उसका अंदाजा होगा। एक एग्जांपल देखते हैं जनाब, कि फर्ज करें कि जनाब हमारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ है, और इस बिजनेस के अंदर, बल्कि ऐसे करते हैं कि सारी एग्जांपल खुद अज्यूम करने की बजाय हम वो वाली एग्जांपल देख लेते हैं जो ये हम लोगों ने यहाँ पे की है, ठीक है जी। हमारे पास कुछ बैड डेट्स आ गए हैं, इसी के अंदर हम लोग कहते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट शुड बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 4% ऑफ क्लोजिंग डेटर्स, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन ऐसी प्रोविजन होती है जो हम लोग ओवरऑल कहते हैं कि जनाब किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से नहीं, बल्कि ओवरऑल ही हमारे जो टोटल रिसीवेबल्स है उनमें से कुछ ये बैलेंसेस जो है ना ये रिसीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को मैं यहां से गायब करता हूं। हमारे पास डेटर का अकाउंट हमें चाहिए होगा, तो इसके साथ हम लोग प्रोविजन का अकाउंट अभी बना लेते हैं, ठीक है जनाब। हमारे पास डेटर्स कंट्रोल अकाउंट है, अब हमारे पास बैड डेट का अकाउंट भी यहां पे बनेगा। बैड डेट का अकाउंट कैसे बनेगा? बैड डेट का अकाउंट ये कहता है कि आप लोगों ने अभी इसमें एक एंट्री की है विच इज बैड डेट अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 25,000 से, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमें प्रोविजन की कैलकुलेशन करनी है। प्रोविजन की कैलकुलेशन हमेशा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डेटर्स पे होती है। तो सबसे पहले आपने डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है तमाम बैड डेट्स की एंट्रीज करने के बाद। तो जनाब सेल्स अकाउंट और ये वाली सारी चीजें जब आपने की तो 250,000 माइनस 50 और ये आई थिंक आपके पास बचेगा जी
250 माइनस 50 200 रह गया, माइनस 30 170, 170 में से 25 माइनस किया 145, 145 25,000। ये जनाब आपके क्लोजिंग डेटर्स हैं। आई थिंक 25,000 के, जी बिल्कुल आपने भी बता दिया, 25,000 रुपए के आपके क्लोजिंग डेटर्स बचते हैं। अब उसने ये कहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है 4% ऑफ द डेटर्स पे। तो आप सिंपल जाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट सबसे सिंपल होता है कि आप प्रोविजन का अकाउंट बनाएंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस आपको पता है जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ये इसका पहला ईयर है बिजनेस का, तो इसमें ओपनिंग बैलेंसेस जीरो होंगे। ठीक है जी। अब आपने प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। प्रोविजन है 4% ऑफ 25,000, तो 25,000 का 4% कितना बनेगा जनाब, बताइए? जी बिल्कुल 1,000। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये जो 1,000 है इसकी जो एंट्री करनी है वो सिखाने के लिए मैं यहां पे आपको आया हूं कि हम लोग जो है इसकी जो 1,000 की एंट्री है वो हम इसकी क्लोजिंग जो फिगर है वो 1,000 लिख देंगे। ठीक है। सो दिस इज न्यू, दिस मे बी न्यू फॉर यू गाइस कि जनाब जो क्लोजिंग अमाउंट है किसी भी अकाउंट की, नॉर्मली हम लोग क्लोजिंग अकाउंट कैसे निकालते हैं, सबको जमा करते हैं, डेबिट और क्रेडिट को, और क्लोजिंग अमाउंट निकाल देते हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा कि हमने क्लोजिंग अमाउंट या फिगर जो है वो खुद कैलकुलेट कर लेनी है, जो भी उन्होंने प्रोविजन का तरीका बताया होगा, और उसके बाद हमने उसके हिसाब से आगे जो भी इस प्रोविजन अकाउंट्स का जो डिफरेंस है इसमें देखें ना, क्लोजिंग अगर हम इसको कर रहे हैं तो कौन सी साइड शॉर्ट है। प्रोविजन में क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, डेबिट साइड पे 1,000 लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे भी 1,000 लिखेंगे तो फिर ये अकाउंट की लेफ्ट और राइट साइड बराबर होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मूव कर देंगे, इसको फॉरवर्ड कर देंगे बैड डेट अकाउंट में। तो जनाब रूल ये है कि प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस लिखें क्रेडिट साइड पे, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस लिखें इस साइड पे, और जो भी साइड में कमी होगी उसको हम लोग बैड डेट अकाउंट में मूव कर देंगे। इस केस में हम लोग प्रोविजन के अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, तो हमारे पास एंट्री कुछ इस तरीके से होगी कि बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। अब प्रोविजन बढ़ रही है या कम हो रही है, दोनों सिनेरियोज कवर हो जाते हैं इसी बात के अंदर कि जनाब आपने प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है और उसका जो डिफरेंस है वो आपने बैड डेट अकाउंट में डाल देना है। तो ये हमने बैड डेट अकाउंट में प्रोविजन का जो 10,000 है 1,000 जो है वो यहां पे डाल दिया। अब बैड डेट का जो अकाउंट है इसको क्लोज करेंगे, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है डेट इज 26,000, और ये 26,000 जो है ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस जो है वो शो होगा, और उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये कहां पे हो रहा है। देखिए प्रोविजन में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो मर्जी हो, रूल ये है कि आपने क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का फाइंड करना है, देखना है कौन सी साइड छोटी है, वो वाली साइड में जितनी अमाउंट कम है वो वाली अमाउंट आपने वहां पे लिख देनी है, और उसके साथ बैड डेट का अकाउंट लिख देना है, और उसको बैड डेट के अकाउंट में शिफ्ट कर देना है। यानी कि इसकी एंट्री ये बनेगी कि प्रोविजन का अकाउंट इस वक्त यहां पे क्रेडिट हो रहा है, तो जब ये क्रेडिट हो रहा है तो बैड डेट अकाउंट जो है वो फिर डेबिट होगा। ठीक है। अगर प्रोविजन में डिक्रीज आ रहा होगा तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना वो इस साइड पे आएगी, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैड डेट में आएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। सो द थिंग इज कि बैड डेट में आप लोग इसको इस तरीके से मूव करते हैं। हम लोग बात करते हैं प्रोविजन की कैलकुलेशन के तरीकाकार। तो प्रोविजन को कैलकुलेट करने के 3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं डेट रिव्यू। डेट रिव्यू का ये मतलब है कि आपके पास एक कस्टमर थोड़ी होता है, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, हर कस्टमर का इंडिविजुअल डेट रिव्यू कर लेते हैं। आप फाइंड आउट करते हैं कि इसके कितने रिसीवेबल्स हैं इसके, और आप उस हिसाब से हर एक की इंडिविजुअल सिनेरियोज देख लेते हैं कि इनमें से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या इसमें कोई बैड डेट करने की जरूरत तो नहीं है, क्या इसमें कोई प्रोविजन कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है, इसमें कितनी प्रोविजन कैलकुलेट कर लें, एंड सो ऑन। तो जब आप ये सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं इसे हम कहते हैं डेट रिव्यू। तो इंडिविजुअल रिसीवेबल्स का जब हम डेट रिव्यू करते हैं तो फिर उससे हमें पता चलता है कि ये क्या बैड डेट्स होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी और चीज मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली ये जो बैड डेट्स हैं ये बिजनेसेस में इतने ज्यादा नुकसानदेह होते हैं कि बिजनेसेस इसके लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाते हैं, और वो डिपार्टमेंट होता है क्रेडिट प्रोफाइलिंग का। ठीक है जी। क्रेडिट प्रोफाइलिंग का डिपार्टमेंट क्या करता है कि जब भी किसी कंपनी ने किसी बंदे को
क्रेडिट पे, उधार पे चीजें देनी होती हैं, वो उसे कहते हैं कि यार ये तुम 15 चीजें अपनी लेके आओ, अपना आईडी कार्ड नंबर दो, अपनी फलां चीज बताओ, अपना बैंक अकाउंट बताओ, अपने नाम पे जितने एसेट्स हैं वो सारे बताओ, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है और उसने क्या बंदे को देना है। वो फिर उस फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस किसी दूसरी बिजनेस को क्रेडिट पे सेल्स कर रहा है तो वो जाते हैं, वो उसकी विसिनिटी देख के आते हैं, उसका स्टॉक देख के आते हैं, हर चीज देखते हैं, वो ये चीज मेक श्योर कर रहे होते हैं, ये क्रेडिट प्रोफाइलिंग वाले ये चीज मेक श्योर कर रहे होते हैं कि क्या इस बंदे को जब हम क्रेडिट देंगे तो क्या ये हमें पैसे वापस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अगर तो ये बंदा हमें पैसे वापस कर सकेगा तो फिर इसके साथ बिजनेस करना चाहिए, वरना ये ना हो कि हमने इससे 5% मार्जिन कमाना है तो 5% मार्जिन कमाने के चक्कर में मैं अपनी बैड डेट्स करा बैठूं, ठीक है। आप जब किसी को चीज सेल करते हैं तो 5-10% 20% का मार्जिन रख के बेचते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉफिट आना है, तो वो अगर खराब हो गया, वो पैसे ही आपको नहीं मिले तो आपको तो लॉस हो गया। तो ये जो क्रेडिट प्रोफाइलिंग का डिपार्टमेंट होता है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता है या और भी जो वो लोग जो फाइनेंस की फील्ड से उनको हायर किया जाता है, वो अपने कस्टमर्स की चेकिंग करते हैं कि क्या ये कस्टमर इस काबिल है। फिर एक चीज वो डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट क्या होती है? ये जो क्रेडिट प्रोफाइलिंग का डिपार्टमेंट है, ये क्रेडिट लिमिट डिफाइन करता है कि इस कस्टमर को 5 मिलियन से ज्यादा की सेल्स क्रेडिट पे नहीं करनी है, ये पैसे वापस देगा तो फिर इसको, इस बंदे को हमने 10 दिन से ज्यादा के क्रेडिट पे नहीं देना, ठीक है। क्रेडिट प्रोफाइलिंग उसकी वैल्यू के हिसाब से हो सकता है कि वो एक्चुअली कितने पानी में, उसकी औकात क्या है। अगर तो वाकई वो एक बड़ा बिजनेस है तो उसको क्रेडिट प्रोफाइलिंग उसकी ज्यादा करें, उसको ज्यादा बड़ा बिजनेस दें, उसके साथ करें। खैर, तो ये जो इंडिविजुअल रिसीवेबल्स वगैरह जो होते हैं या जो डेट रिव्यू होता है, ये नॉर्मली क्रेडिट प्रोफाइलिंग का डिपार्टमेंट कर रहा होता है। वो डेट रिव्यू करता है, हर बंदे का हिसाब रखता है कि क्या वाकई उसको चीजें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। Then there can be another way of calculating the closing balance। अच्छा, डेट रिव्यू जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप इससे स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजंस दो तरह की हो सकती है, एक स्पेसिफिक प्रोविजन होती है जो कि डेट रिव्यू से बनती है, आप हर कस्टमर को अलग अलग चेक करते हैं और बताते हैं कि यार इसके ऊपर इतनी प्रोविजन लगानी चाहिए। एज एनालिसिस इज समथिंग के जो कि किसी भी पैसों की रिसीवेबिलिटी को चेक करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज के ये कितने पुराने हो गए, क्योंकि जो एसेट ज्यादा पुराना होता चला जा रहा है, जो रिसीवेबल ज्यादा पुराना होता चला जा रहा है, नॉर्मली इसके रिकवर होने के चांसेस भी कम कम होते चले जाते हैं। वो बैड डेट नहीं हुआ, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि वो बैड डेट हुआ है, लेकिन उसके ऊपर सस्पिशन जो है वो आपकी वो इंक्रीज हो जाती है। यू आर सस्पेक्टिंग इट कि यार ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग इट कि ये पैसे नहीं मिलेंगे तो देन यू शुड सी कि आपको इसकी प्रोविजन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ठीक है जी। और इसके ऊपर भी जब आप प्रोविजन बनाते हैं तो उसे हम स्पेसिफिक प्रोविजन बनाते हैं, कहते हैं, ठीक है जी। देन देयर कैन बी अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द प्रोविजन के नॉर्मली हम लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देख के, यहां पे पास्ट एक्सपीरियंस अप्लाई हो रहा होता है, हम लोग ये बात करते हैं कि यार नॉर्मली हमारे पास जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं वो उनमें से 2% रिसीवेबल्स हमेशा रिसीव नहीं होते हैं, ठीक है। एक आइडेंटिफिकेशन आपने लगा ली कि इतने पैसे हमें रिसीव होते हैं, तो उसके हिसाब से आपने उसकी प्रोविजन बना ली और बाकी जो प्रोविजन है वो आपने बाकी जो अमाउंट्स है उसको गुड डेट्स के तौर पे शो कर दिया। सो द थिंग इज कि जब आप प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आप स्पेसिफिक प्रोविजंस निकालते हैं और स्पेसिफिक प्रोविजंस की कैलकुलेशन करते हैं। स्पेसिफिक प्रोविजंस दो तरीकों से हो सकती है, डेट रिव्यू के तौर पे भी, यानी कि कुछ इंडिविजुअल रिसीवेबल्स का अलग से वो बता सकता है कि मिस्टर ए से कुछ पैसे लेने थे, उसको 40% उसकी प्रोविजन कैलकुलेट कर दें, मिस्टर बी से कुछ पैसे लेने थे, उसकी 30% प्रोविजन कैलकुलेट कर लें, एंड सो ऑन, ठीक है जी। फिर उसके बाद जब आप स्पेसिफिक प्रोविजन निकाल लें तो फिर आप जनरल प्रोविजन की कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल प्रोविजन है 2% ऑफ रिमेनिंग डेटर्स। ये जरूरी है जनाब, अगर आपके पास डेटर्स है फॉर एग्जांपल 4 मिलियन के और मिस्टर ए जो है ये 500,000 का 50,000 का है और मिस्टर बी जो है ये 500,000 का है, तो आपने जो ये 2% प्रोविजन लगानी है वो 4 मिलियन पे नहीं लगानी, बल्कि उसमें से ये वाले दोनों डेटर्स माइनस करके लगानी है। ये गलती नॉर्मली बच्चे करते होते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, जहां तक बात है प्रोविजन की के प्रोविजन को कहां पे शो करवाना चाहिए, तो प्रोविजन को प्रेजेंट करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं। डेट रिव्यू की एक एग्जांपल है जनाब कि स्पेसिफिक प्रोविजन हम इसकी बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। एक एक कस्टमर लिखा हुआ है, इसके ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हुए हैं, इसके बाद इनके ऊपर लिखा हुआ है कि इनके ऊपर कितनी स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट की गई है और कितनी स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट करें। देखें, हर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल डेटर की अलग अलग कैलकुलेशन हो रही है, इसे हम डेट रिव्यू कह सकते हैं।
अब ये ICAP के क्वेश्चंस के अंदर से एक क्वेश्चन है जो भी हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में करेंगे। ये पूरा सवाल हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों को काफी ट्रबल रही, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सवाल हम करेंगे। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि डेट रिव्यू में हर एक इंडिविजुअल जो डेटर है उसकी अलग अलग जो है ना वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। इसी क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक प्रोविजन भी है और इसके बाद जनरल प्रोविजन भी है जो हम कैलकुलेट करते हैं। अभी इसका सवाल करते हैं। एज एनालिसिस एंड अदर थिंग, फॉर एग्जांपल आपका टोटल रिसीवेबल्स है 9160 के, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया कि ऐसे जो कि एक महीने या उससे कम टाइम हुआ है जिनको वो 5000 के हैं, 1 से 2 महीने वाले 3000 के हैं, 2 से 3 महीने वाले 800 के हैं, 3 से 1 साल के 200 वाले हैं और 1 साल से ऊपर वाले जो है वो 160 है। ठीक है जी, इतने रिसीवेबल्स है। क्योंकि जो रिसीवेबल जितना पुराना होता चला जाता है वो उतना उसके चांसेस कम होते चले जाते हैं, इसलिए ज्यादा पुराने वाले रिसीवेबल्स के ऊपर हम लोग ज्यादा हायर परसेंटेज लगाते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओवर 1 ईयर के ऊपर इस वक्त जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि इसके ऊपर 20% की प्रोविजन लगा दें, क्योंकि ये इसके चांसेस बाकी सबसे बहुत ज्यादा है कि ये रिसीव नहीं होंगे। ठीक है जी, तो इस केस में हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो क्लोजिंग अमाउंट निकाली है वो निकाली है 214। ठीक है, कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जो आपने इसमें देखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से सुनिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कभी कभार लिखा होता है बैड डेट रिटर्न ऑफ, इसका मतलब होता है कि ये बैड डेट्स की एंट्री हो चुकी है। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, इसका मतलब यह है कि इसकी एंट्री करनी है। टू बी का क्या मतलब होता है? टू बी रिटर्न ऑफ मीन्स के इसमें बैड डेट की एंट्री करनी है। ठीक है जी, ये इस चीज के ऊपर बड़ा गौर से देख लीजिएगा। जनरल प्रोविजन और स्पेसिफिक प्रोविजन में बच्चे गलती करते हैं। हमने ये बात डिस्कस कर ली कि जनाब अगर आपके पास टोटल डेटर्स है 4 मिलियन के, जिसमें से 2 मिलियन डेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, तो फिर जो जनरल प्रोविजन होगी वो टोटल डेटर्स पे नहीं बल्कि टोटल डेटर्स में से स्पेसिफिक प्रोविजन वाले माइनस करके उसके बाद रिमेनिंग के ऊपर जनरल प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। ठीक है जनाब। इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अच्छा, इस चीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग भी कह रहे हैं कि सर इंक्रीज इन प्रोविजन या डिक्रीज इन प्रोविजन, तो रूल सिर्फ सिंपल रखे कि स्टेप नंबर 1 आपने क्लोजिंग ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट करनी है कि आपकी प्रोविजन होनी कितनी चाहिए। राइट, ओके। स्टेप नंबर 2 ये है कि आप अकाउंट के अंदर ओपनिंग इधर लिखें, क्लोजिंग इधर लिखें। स्टेप नंबर 3 ये है कि आप बैलेंस करें इस अकाउंट को, जिस तरफ भी शॉर्ट है, अगर इस तरफ शॉर्ट है या इस तरफ शॉर्ट है, ये अगर इस तरफ शॉर्ट होगा तो ये वाली अमाउंट जो है ना ये बैड डेट में चली जाएगी, बैड डेट अकाउंट में, और ये वाली जो है ये भी बैड डेट में चली जाएगी। नॉर्मली जब आप क्लोजिंग अमाउंट डालते हैं तो जो डेबिट साइड पे अगर आपका शॉर्टेज आ जाए तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रोविजंस, और अगर क्रेडिट साइड पे शॉर्टेज आ जाए तो इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन प्रोविजन। नॉर्मली ये प्रोविजन में डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, कैश और क्रेडिट सेल्स। कैश और क्रेडिट सेल्स को बड़े ध्यान से देखना होगा। क्यों? क्योंकि कैश सेल्स जिन चीजों पे होती है उनके ऊपर प्रोविजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब आपने कैश सेल्स कर दी तो आपने डेटर ही क्रिएट नहीं किए, तो डेटर्स क्रिएट नहीं किए तो फिर इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर बैड डेट्स भी नहीं होंगे। तो हमेशा क्रेडिट सेल्स को ही आपने अपनी कैलकुलेशंस में कंसीडर करना है, कैश सेल्स को कंसीडर नहीं करना। हो सकता है एग्जामिनर आपको कहे कि जनाब टोटल सेल्स जो हुई हैं वो हुई हैं 450,000 की, और उनमें से जो कैश सेल्स है वो हैं 50,000 की। तो जो क्रेडिट सेल्स होंगी जो कि आप अपने डेटर्स के अंदर लिखेंगे, डेटर्स के अकाउंट के अंदर, वो क्रेडिट सेल्स यानी कि 400,000 लिखेंगे। गलती बच्चे यहाँ पे ये करते हैं कि वो कैश और क्रेडिट दोनों को का उठा के उधर डाल देते हैं। सिमिलरली परचेज सेल्स रिटर्न अगर आपने की है, आपको हुई है, तो वो सेल्स रिटर्न भी सिर्फ वो वाली आपने देखनी है जो कि क्रेडिट पे हुई है। कैश वाली का यहां से इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज अनदर थिंग जिस पे बच्चे परेशान होते हैं, वो है जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड प्रोविजन। कभी कभार ऐसे होता है कि एग्जामिनर ओपनिंग बैलेंस जब आपको देता है तो वो आपको नेट ऑफ प्रोविजन डेटर्स देता है। वो कहता है जनाब डेटर्स हैं, ये नेट ऑफ प्रोविजन है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 5% की प्रोविजन है और आपके पास जो डेटर्स हैं वो है जी 95,000। तो इसका ये मतलब है कि ये जो अमाउंट है ये है डेटर्स लेस प्रोविजंस। 5% प्रोविजन माइनस करने के बाद, प्रोविजन 5% है, डेटर्स 100% है, तो आपके पास जो नेट फिगर आ रही है वो 95% आ रही है।
अमाउंट्स की अगर हम बात करें तो अमाउंट नेट जो प्रोविजन है वो 95,000 है, इसका मतलब है कि डेटर्स 100,000 के हैं और प्रोविजन 5,000 की है। तो हम लोग यहां से जब प्रोविजन का अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन का अकाउंट का ओपनिंग लिखेंगे 5,000 और डेटर्स के अकाउंट का ओपनिंग लिखेंगे 100,000। इसका मतलब ये है कि जनाब अगर कभी वो आपको नेट ऑफ प्रोविजन डेटर्स दे, जिसे हम नेट डेटर्स भी कहते हैं, तो हमने खुद परसेंटेज को ज़हन में रखते हुए, परसेंटेज को सामने रखते हुए इसमें से प्रोविजन जो है वो उसको कैलकुलेट करना है, राइट। चले जी, अब हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। आईकैप का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर ऑटम 17 का क्वेश्चन नंबर 6 था, ग्लोबल नेटवर्क सप्लाईज का। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें आईकैप ने स्पेसिफिक प्रोविजन भी दी, जनरल प्रोविजन भी दी, ओपनिंग भी कैलकुलेट करवाई, बहुत सारी कैलकुलेशंस करवाई। तो इस सवाल को करना शुरू करते हैं जनाब। को शेयर करने से पहले किसी का कोई सवाल अगर है तो वो पूछ ले।